यार आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान क्या होता है, किसे कहते हैं आपका धारा का औसत मान या माध्य मान, और इसका जो फॉर्मूला आता है I बराबर 2I0 अपॉन पाई, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है बहुत ही मस्त तरीके से इसे पूरा समझने वाले। ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम आसान भाषा पे समझेंगे, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। भले ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन आप आसानी से इस पूरे टॉपिक को सीख जाओगे, धारा का औसत मान या माध्य मान क्या होता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट भी है और इसके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी लगते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। तो अगर बात करें यहाँ से कि हमने इसकी पहली क्लास जो हो चुकी है इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने सारी बेसिक चीजें पढ़ ली है, जिसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा पे सारी, जैसे आपका शिखर मान क्या होता है और दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और विद्युत वाहक बल का शिखर मान क्या है, धारा का शिखर मान क्या है, प्रतिरोध का शिखर मान क्या है, इनको हमने इसके पहले वाले वीडियो पे पढ़ लिया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो इसके पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, आज ये आपका क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की क्लास नंबर 2 है, दूसरी क्लास है। ठीक है, जिसपे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान किसे कहते हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है, एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बस समझते रहना। शुरू करते हैं। देखो, बात करें, कुछ चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, उनको पहले पढ़ाते हैं आपको, फिर समझो। ठीक है, हमने लिखा प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा दोनों ही आवर्त रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। यह धारा एक अर्ध साइकिल के दौरान एक दिशा में तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में होती है। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो पे भी समझाया था कि आपका जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसकी धारा की जो दिशा और परिमाण होता है वो बदलता रहता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम मान लो धारा यहाँ पे ले ले, यहाँ पे हम समय ले ले, तो धारा और समय के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। यहाँ पे आपका जो आवर्त काल है वो मान लो 0 है, तो यहाँ से आपका ये आपका मान लो यहाँ पे इसे बोलते हैं अर्ध साइकिल। ठीक है, इसका मान देखो, पहले यहाँ पे 0 रहता है, फिर यहाँ पे क्या करता है, जब 0 होता है फिर यहाँ पे आके आपका क्या होता है, यहाँ पे आके बढ़ता है। ये जो आपको ऊपर का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या मिलता है, हमें अधिकतम मान मिलता है, और यहाँ पे जो समय होता है वो होता है T/2। कितना होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो समय होता है वो होता है कितना, T/2। ठीक है, ये T/2 होता है क्योंकि ये जो हुई है अर्ध साइकिल हुई है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये फिर से इसी टाइप से विपरीत दिशा में इस टाइप से जाके यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समय T/2 है, और ये आपकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक हुई है, इसे पूरी साइकिल बोला जाएगा। ध्यान से समझो, ये जो आपका देखो, जब ऐसे करके ऐसे घूम जाता है, पूरी आपकी जो तरंग है इस टाइप से पूरी घूम जाएगी, तो इसे बोलेंगे एक साइकिल। इसे क्या बोला जाएगा, एक साइकिल बोला जाएगा। और जब केवल इतनी ही घूमे तो इसे बोला जाएगा आधी साइकिल। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, आधा चक्कर या आधी साइकिल, और इसे बोला जाएगा पूरी साइकिल। ठीक है, यहाँ पे मान लो समय जो आवर्तकाल T0 है, यहाँ पे आपका क्या है T/2, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा T। ठीक है, देखो आवर्तकाल की परिभाषा हमने इससे पहले वाले वीडियो पे आपको बताई भी थी कि एक साइकिल पूरा करने में जो लगा समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो एक साइकिल यहाँ से जाके आपकी इस टाइप से पूरी होती है, तो ये जो आपका समय वो T है, आवर्तकाल। तो जब T पूरी साइकिल पूरे करने में लगा समय, तो आधी साइकिल पूरे करने में लगा समय क्या होता है, T/2 होता है। ठीक है, ये चीज समझो। तो यहाँ से लिखा प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा दोनों ही आवर्त रूप से बदलती रहती है। आवर्त रूप से बदलती रहती है, इसीलिए इसका ग्राफ जो होता है इस टाइप से बनता है। पहले यहाँ पे नीचे एकदम 0 पॉइंट पे रहता है, फिर यहाँ पे बढ़ता है, तो यहाँ पे जाके क्या मिलता है हमें, यहाँ पे हमें अधिकतम मान या शिखर मान मिलता है, फिर से आके यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर से इधर विपरीत दिशा में बढ़ता है, और फिर से आके यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा जो होती है दोनों ही आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं, और यह धारा एक अर्ध साइकिल के दौरान एक ही दिशा में तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में, मतलब एक अर्ध साइकिल के दौरान तो इस दिशा में होती है ऊपर प्लस वाली में, लेकिन जैसे दूसरी अर्ध साइकिल होती है तो इसमें क्या होती है, विपरीत दिशा में। एक में प्लस वाली वैल्यू होती है यहाँ पे, और नीचे जब आ जाएगी तो यहाँ पे धारा की सब माइनस वैल्यू होगी। ठीक है, तो मतलब वही कहा गया, ये आपकी अर्ध साइकिल है, तो एक अर्ध साइकिल में क्या होती है, धारा की दिशा दूसरी होती है, और दूसरी अर्ध साइकिल में क्या होती है, धारा की दिशा दूसरी हो जाती है, अर्थात विपरीत हो जाती है, इस वाली दिशा के विपरीत हो जाती है। ये ऊपर की ओर दिखा रहा है, ये नीचे की ओर। ठीक है, तो वही बात यहाँ से हमने लिखी। फिर हमने कहा यदि पूरी साइकिल का औसत निकाला जाए, यदि जो पूरी साइकिल घूम रही है इसमें अगर धारा का औसत निकाला जाए तो वह शून्य आता है, क्योंकि आधी तरंग धनात्मक होती है और आधी तरंग ऋणात्मक भी होती है।
यहाँ से कहा गया अगर इस पूरी तरंग का, ये जो पूरी तरंग है आपकी यहाँ पे, ये जो पूरी साइकिल है, अगर इसके लिए आप क्या निकालते हो, औसत मान निकालते हो धारा का, तो शून्य आता है। शून्य क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये आपकी यहाँ पे आपको प्लस में वैल्यू मिलेंगी धारा की, यहाँ पे माइनस में वैल्यू मिलेंगी। तो जब ऊपर प्लस में आधी तरंग है और आधी तरंग नीचे वाली माइनस में, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देती है, इसलिए पूरी साइकिल के लिए धारा का औसत मान शून्य आता है। लेकिन अर्ध साइकिल के लिए बात करें, अर्ध साइकिल मतलब इतनी, यहां से लेके केवल यहां तक, तो इसके लिए हम धारा का औसत मान निकालते हैं। उसी का सूत्र आता है Im बराबर I0 बाई √2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला जो आता है Im बराबर I0 बाई √2, ये आधी साइकिल के लिए आता है। ठीक है, पूरी साइकिल के लिए शून्य होता है, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस में, एक माइनस में होगी, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पूरी साइकिल के लिए शून्य होती है आपकी औसत मान। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, यदि पूरी साइकिल का औसत निकाला जाए तो वह शून्य आता है, क्योंकि आधी तरंग धनात्मक और आधी ऋणात्मक भी होती है। धनात्मक और ऋणात्मक होने की वजह से पूरी तरंग का औसत जो आता है शून्य आता है। लेकिन नीचे से लिखा गया प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान किसी एक आधी साइकिल में धारा के क्षणिक मानों का औसत होता है। धारा के क्षणिक, क्षणिक का क्या मतलब है? क्षणिक का मतलब है समय समय पे, क्षण का मतलब क्या होता है? समय। तो क्षणिक मान मतलब जो समय समय पे आपको धारा के अलग अलग मान मिलेंगे, उन्हीं का औसत होता है। पढ़ लो, प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान या औसत मान होता है, वो किसी एक आधी साइकिल, केवल आधी साइकिल पे ही निकलेगा, पूरी साइकिल के लिए शून्य होता है, क्योंकि आपका धारा एक धनात्मक, ये आपका वाला एक तरंग धनात्मक एक ऋणात्मक, इसलिए पूरी साइकिल के लिए शून्य हो जाता है, आधी साइकिल के लिए निकलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान किसी एक आधी साइकिल में धारा के क्षणिक मानों का औसत होता है। मतलब जो धारा के आपको क्षण क्षण पे या समय समय पे जो बदलते हुए मान मिलेंगे, क्योंकि बताया गया धारा की दिशा और मान जो होता है बदलता रहता है, तो जो अलग अलग मान मिलेंगे आपको क्षणिक, अर्थात समय समय पे जो अलग अलग मान मिलेंगे, उनका औसत निकालोगे तो अर्ध साइकिल के लिए वही औसत मान आता है। पूरी साइकिल के लिए शून्य आता है, लेकिन आधी साइकिल के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी थी। अब हम लोग बात करते हैं औसत मान कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं। अब आपको पता चला आधी साइकिल के लिए निकालते हैं, पूरी साइकिल के लिए शून्य होता है। तो यहाँ से, और साइकिल समझ रहे हो, साइकिल के मतलब यही आधा चक्कर। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं अर्ध साइकिल के लिए, अर्ध साइकिल के लिए औसत मान। ठीक है, अर्ध साइकिल के लिए औसत मान, औसत मान को हम लोग देखो किससे प्रदर्शित करते हैं? औसत मान को आप Im से प्रदर्शित करते हो, Im से, या आप इसे I बार से प्रदर्शित कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन खींच लेने, तो इसे पढ़ा जाएगा I बार। आप I बार से प्रदर्शित करो या Im से प्रदर्शित करो। ठीक है, हम आप किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो। हम यहाँ पे Im से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो Im बराबर यहाँ से क्या होगा? आधी साइकिल के लिए निकालना है। आधी साइकिल कहाँ पे मिलेगी? T/2। जब आवर्तकाल, देखो एक पूरी साइकिल में आवर्तकाल T होता है, तो आधी साइकिल के लिए T/2। तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे 1/T/2। आधी साइकिल के लिए धारा का औसत निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है 1/T/2। फिर आपको समाकलन का चिन्ह लेना है, यहाँ पे लिमिट लगानी है जीरो से लेके कहाँ तक हो रहा है आपका? आधी साइकिल T/2 तक। तो 0 से लेके T/2, फिर धारा लिखनी I और आगे dt। ठीक है, dt हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से देख लो। Im क्या है? धारा का माध्य मान बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो? औसत मान। जो इसके आगे पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान, वो अलग है। माध्य मान अलग है, वर्ग माध्य मूल मान अलग है, उसको अगले वीडियो पे पढ़ाएंगे। Im क्या है? माध्य मान। इसको कैसे लिखना है? 1/T/2। T/2 क्यों हुआ? आधी साइकिल के लिए। तो 0 से T/2 तक आपका परिवर्तन हो रहा है। 0 से पहले थी आपका समय, फिर T/2 तक हुआ, इसलिए आपको समाकलन पे लिमिट लगानी 0 से T/2। और किसका समाकलन करना? धारा का औसत मान निकालना है, इसलिए I धारा हो गई। और किसके सापेक्ष निकालना है? समय के साथ हमें परिवर्तन देखना है धारा का, इसलिए हमने dt लिखा। t का मतलब क्या है? समय। तो समय के साथ परिवर्तन के लिए dt लिखा गया है। ठीक है, तो अब आगे आपको इसे हल कर लेना, आपके पास आपका औसत मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से आपको I का एक फॉर्मूला हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो पे, I बराबर I0 sin ओमेगा t। यहाँ से लिखना है, चूंकि I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t। ठीक है, I क्या है? धारा। I0 को बोलते हैं धारा का शिखर मान, I0 या I0 को क्या बोलते हैं? धारा का शिखर मान। और साइन ओमेगा t, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, t क्या है? समय। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे I की जगह रखेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को I की जगह रखते हैं हम लोग, तो Im बराबर क्या हो जाएगा? 1/T/2, जो 1/T/2 है। अगर इस T/2 का जो बटे में 2 है, इसे ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 2/T। ठीक है, 2/T बन जाएगा। यहाँ से आ गया 0 से T/2। यहाँ पे I की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, I0 sin ओमेगा t, और यहाँ से dt।
ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ से आई एम ये रहा, यहाँ पे जो 1/t/2 था इसे ऊपर ले गया तो 2/t बन गया, और यहाँ से क्या है समाकलन 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, मतलब साइन ओमेगा, ये जो आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा आई की जगह रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसे हम इरेज करेंगे क्योंकि ये केवल आपको समझाने के लिए था, नहीं तो पूरा बोर्ड में भी आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसे आप बनाना चाहो तो कॉपी पे बना लेना साइड पे। ठीक है, तो इसे इरेज कर रहे हैं क्योंकि फिर पूरा डेरिवेशन नहीं आ पाएगा ना, पूरा जो फॉर्मूला निकलता है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप देखो आगे का, आप देखो आगे का। ठीक है, आई एम बराबर है 2/t, 2/t, और यहाँ से देखिए अगर तो 0 से t/2, 0 से t/2, यहाँ पे क्या है। आप देखो एक काम करते हैं, यहाँ से आई नॉट को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, आई नॉट को बाहर कर लेते हैं, आई नॉट बाहर आ गया, और यहाँ से बचा क्या, यहाँ पे गुणे का चिन्ह आएगा, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, आई एम ये रहा, 2/t ये रहा, आई नॉट को बाहर कर लिया, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो चूंकि यहाँ से लिखते हैं समाकलन, अगर आपको ऐसे मिलता है साइन थीटा डी थीटा मिलता है अगर, या आपको मिलता है इस टाइप से साइन एक्स dx। ठीक है, अगर आपको sin x का समाकलन करना है dx मतलब x के सापेक्ष, तो उसका क्या सूत्र होता है, माइनस का cos x प्लस सी, माइनस का cos x प्लस सी। और c तब लगता है जब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। अगर जैसे यहाँ पे लिमिट लगी 0 से t/2, ऐसे लिमिट लगी तो c को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, c होता है कांस्टेंट, c होता है कांस्टेंट जिसे नियर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर लिमिट इस टाइप से लगी, जैसे यहाँ पे नहीं लगी सूत्र में, तो c लिखा जाता है, अगर लगी है तो c को नहीं लिखना। ठीक है, तो अब हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। देखो साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स, तो वैसे ही साइन ओमेगा टी है, एक्स की जगह क्या ओमेगा टी, बस ये फर्क है। तो इसको करते देखो, आई एम बराबर 2/t इंटू आई नॉट। आप देखो यहाँ से साइन ओमेगा टी क्या करना है, देखो साइन ओमेगा टी किसकी जगह, एक्स की जगह। अगर x होता तो साइन एक्स का क्या होता, माइनस कॉस एक्स। तो वैसे ही इसकी जगह है क्या, ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे इसका समाकलन साइन ओमेगा टी का, तो अगर ओमेगा टी की जगह x मान ले तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, लेकिन है x की जगह क्या, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे किया किसका, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे है क्या, साइन ओमेगा टी, एक्स की जगह ओमेगा टी है। तो जब ओमेगा टी हो तो ओमेगा टी को पहले एक्स मान लो, मान लिया एक्स। अब साइन ओमेगा टी का कितना आया समाकलन, माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब आपका देखो एक्स आपने माना था, लेकिन वास्तव में तो ओमेगा टी है। तो जब ऐसी स्थिति हो, जब आपको क्या करना हो, सूत्र में कुछ मानना पड़े, जैसे इस ओमेगा टी को एक्स माना है, तो आपको क्या करना है, जो ओमेगा टी अब बचा है, यहाँ पे तो था एक्स, मतलब यहाँ पे तो था ओमेगा टी, लेकिन हमने एक्स मान के किया ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी आया। जब इस तरह की स्थिति होती है तो हम ओमेगा टी जो ये आपका आगे लगा है, जिसे एक्स माना था, जिसको आपने कुछ माना था, उसका एक बार आपको अवकलन कर लेना है। इसका आपको क्या कर लेना, अवकलन। तो d/dt ओमेगा टी का करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, ओमेगा को बाहर ले लेंगे, d/dt टी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ओमेगा इंटू d/dt टी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से कितना आया, 1 आया, और ओमेगा का 1 से गुणा ओमेगा। तो जो ओमेगा आता है, मतलब ये जो ओमेगा टी का अवकलन करने पे ओमेगा आता है। अब आपको क्या करना है, देखो इस ओमेगा का आपको इसके नीचे भाग कर लेना। मैथ वालों को सबको पता है, लेकिन बायो वाले हो तो आप लोग भी समझ लो कैसे हम ये चीज कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने कहा साइन एक्स डीएक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, समझ में आया। फिर हमने कहा है साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को कुछ देर के लिए एक्स मान लो, कुछ देर के लिए मान लिया। अब इस ओमेगा टी को अलग रखना है, क्योंकि इसको जिसको एक्स मान रहे हो इसका अवकलन करके नीचे भाग लगाना पड़ेगा। जिसको एक्स मान रहे हो उसको आपको अवकलन करके नीचे भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले समाकलन साइन ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी को हमने एक्स माना, तो साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, लेकिन एक्स है नहीं तो माइनस कॉस ओमेगा टी। आप जो ओमेगा टी था इसका आपको अवकलन करके नीचे भाग लगा देना। ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, टी का अवकलन आएगा 1, d/dt टी का अवकलन आएगा 1। तो यहाँ से ओमेगा इंटू 1 ओमेगा है। अब इसका भाग लगा दो, ठीक है, अब इसका भाग लगा दो, ओमेगा हो गया। तो यही चीज आपको करना है। तो मतलब सीधी सीधी बात हम कहें तो यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी का समाकलन आया वो आया माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा। ठीक है, समझाने के लिए आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो, इसी टाइप से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट जो लगी है, लिमिट लगा लेंगे बाहर 0 से t/2। हमने बताया था ना, अगर लिमिट ना लगी होती तो c को लिख लेते हैं, लेकिन लिमिट लगी है यहाँ पे 0 से t/2, इसलिए c नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से t/2 जो हमारा है। ठीक है, अब आगे समझो, आगे से हल करते हैं। देखो आई एम बराबर यहाँ पे 2/t है, ये जो माइनस का चिन्ह इसे भी बाहर ले लो। ठीक है, इसे भी बाहर ले लो, तो माइनस का 2/t हो गया, आई नॉट है, और ये जो ओमेगा इसके नीचे इसको भी बाहर ले लो, तो बटे में ओमेगा आ गया। अंदर क्या बचा, केवल कॉस ओमेगा टी, और बाहर बचा 0 से t/2। ध्यान से देखो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो
आई एम बराबर क्या है, माइनस का 2 में टी, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस 2 आई नॉट ये रहा, ओमेगा को भी बाहर कर लिया तो बटे में ओमेगा आ गया, अंदर बचा कॉस ओमेगा टी, ये 0 रहा, ये t/2 रहा। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब आपने जिसके सापेक्ष समाकलन किया, टी के सापेक्ष समाकलन किया ना, तो लिमिट आपको उसी टी पे लगानी। जैसे टी आपका है साइन ओमेगा टी में जो टी है, इस टी की जगह आपको एक बार t/2 लिखना है, एक बार 0 लिखना है और उनको आपस में घटा देना। देखो कैसे लिमिट इस टाइप से लगाई जाती है, देखो कैसे, माइनस का 2/t इंटू आई नॉट बटा ओमेगा। ठीक है, अब लिमिट कैसे लगेगी देखना, एक बार इस टी की जगह आपको t/2 रखना है। ठीक है, एक बार इस टी की जगह t/2 रखना है, तो कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह t/2 माइनस फिर कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह एक बार 0, क्योंकि एक बार ये वाली लिमिट लगानी है टी की जगह t/2, एक बार इस टी की जगह 0 और आपस में घटा देना है, इसलिए हमने बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। देख लो, एक बार कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह t/2, बीच में माइनस लगाया, कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह 0। ठीक है, अब इसे हल करो। अब यहाँ पे एक काम और करना है, टी का सूत्र भी आपको यहाँ पे यूज करना है, लिखना है चूंकि टी बराबर होता है 2π/ω, आवर्तकाल का सूत्र होता है, ये हमने इसके पहले वीडियो पे समझाया था। चूंकि t बराबर 2π/ω होता है, तो जहां जहां t है वहां पे 2π/ω लिखेंगे। तो आई एम बराबर माइनस का 2 अपॉन में यहाँ भी t है, तो t की जगह 2π/ω इंटू आई नॉट बटा ओमेगा। यहाँ पे अगर देखो t की जगह हमने 2π/ω कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो cos ओमेगा है, ओमेगा की जगह रख दो 2π/ω इंटू t/2। सॉरी, ओमेगा की जगह क्यों रखे दे रहे हो, देखो ओमेगा तो वैसा ही रहेगा, हमें टी की जगह रखना है 2π/ω, तो टी की जगह 2π/ω और ये वाला 2 पहले से था तो 2 ओमेगा, इस टाइप से। माइनस का cos ओमेगा इंटू 0, ओमेगा का 0 से गुणा, ये जो 0 का गुणा होगा इस ओमेगा पे होगा, तो cos 0। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हुआ, समझ लो, यहाँ से ध्यान से समझ लो। देखो सबसे पहले टी की जगह 2π/ω रखा गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का 2π/ω, ओमेगा है कोऑर्डिनेट वेग। ठीक है, फिर आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर हुआ cos ओमेगा, वैसा ही टी की जगह 2π/ω रखा, 2 पहले से था बट्टे वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस ओमेगा का 0 से गुणा होना था, देखो 0 टी की जगह रखा था, तो ओमेगा का 0 से गुणा, ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, तो cos 0 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब इसे हल कर लो, देखो यहाँ पे देखोगे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहाँ पे देखोगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे देखोगे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब बचेगा क्या, उसे नीचे लिख लो, आई एम बराबर बचेगा माइनस का, यहाँ पे केवल बचा आई नॉट। देखो ध्यान से देखो, फिर से देख लो, आई एम बराबर क्या बचा, आई एम बराबर बचा माइनस, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, यहाँ पे बचा क्या 1, तो 1 का आई नॉट से गुणा तो आई नॉट आ गया, और बट्टे में केवल अब पाई बचा है तो पाई आ गया। अंदर देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा cos ओमेगा, ओमेगा कट गया, 2 2 कट गया, पाई बचा cos पाई माइनस cos 0, इतनी वैल्यू केवल बची है। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे 1 का आई नॉट से गुणा आई नॉट बटा पाई इंटू अंदर क्या है ओमेगा, ओमेगा कट गया, तो यहाँ से cos पाई माइनस cos 0। अब आपको cos पाई का पता चल, cos पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो अब कहाँ पे हल करें, अब तो पूरा फिर से भर गया बोर्ड, तो अब क्या करते, कहीं का इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं का इरेज करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो देखो कहीं पे छोटा सा कर देते, देखो आप लोग क्या करो, एक बार इसके स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि बोर्ड में जगह बची नहीं, भैया भर चुकी है बोर्ड। ठीक है, तो इधर वाला हम इरेज करके इसके आगे का कर देते, पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला चीज इरेज कर देते, इधर वाला पोर्शन, और इसके आगे हम आपको करके दिखाते। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया, तब इसके आगे का यहाँ पे हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हल करते हैं, आई एम बराबर है, कॉपी पे इसके आगे का यही नोट करना। ठीक है, आई एम बराबर माइनस का आई नॉट बटा पाई इंटू cos पाई का मान पता है, पाई का मतलब क्या होता है 180, cos पाई का मतलब cos 180, cos 180 का मान कितना होता है माइनस का 1। ठीक है, याद रखो, यहाँ पे देखो cos 0 का मान की बात करें, अगर cos 0 हो तो cos 0 का 1 होता है, cos 90 के मान की बात हो तो उसका होता है 0, cos 180 की बात हो तो उसका होता है माइनस का 1। ये मान याद रखो, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे cos पाई का मतलब क्या है cos 180, पाई का मतलब 180, तो cos 180 कितना हो गया माइनस 1, बीच में माइनस पहले से लगा है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, cos 180 माइनस 1, माइनस का cos 0 का मान 1 होता है। अब इसे हल कर लो, तो आई एम बराबर माइनस का आई नॉट बटा पाई और इंटू में -1 और -1 मिलके माइनस का 2 हो गया। ठीक है, -1 और -1 मिलके क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आई एम बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 2 आई नॉट बटा पाई। ठीक है, कितना आ गया 2 आई नॉट बटा पाई। ठीक है, कितना आ गया आई एम बराबर 2 आई नॉट बटा पाई आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आई नॉट बटा
पाई वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से Im की जो वैल्यू आती है, औसत मान की जो वैल्यू आती है वो आती है 2I0 बटा पाई। अगर आप यहाँ से पाई का मान रख दो, ठीक है, यहाँ से अगर पाई का मान रख दो, पाई, ठीक है, पाई का मान रख दो अगर आप 3.14, क्या रख दो मान पाई का 3.14, तो यहाँ से रखते हैं Im बराबर प्लस का 2I0, ठीक है, प्लस हटा लो, प्लस से वैसे भी कोई मतलब नहीं, 2I0 बटा पाई की जगह 3.14, ठीक है। अब जब आप इसे हल करोगे, देखो यहाँ पे आप इसे हल करना चाहो तो ऐसे हल कर सकते हो, देखो 2 इंटू में क्या है I0, 2 इंटू में क्या है I0 है, तो यहाँ से अगर नीचे से दशमलव हटाओगे, देखो दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 I0 बटे में 314। ध्यान से देखो हमने क्या किया हल करने के लिए, हमने यहाँ पर से दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो ऊपर 2 जीरो बढ़े, तो 200 I0 बटा 314। आप 314 का 200 में भाग ले लो, ये चूंकि ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। आप 314 का 200 में भाग दो तो यहाँ से जो Im की वैल्यू आती है वो आपको बता रहे हैं, यहाँ से आएगा आपके पास 0.6, ठीक है, 0.637 I0, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आती है औसत मान की। ये आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखोगे, Im बराबर 2I0 बटा पाई और Im बराबर 0.637 I0, ठीक है, ये दोनों आपके याद रखने आपको। ये होता है औसत मान का फॉर्मूला, धारा के औसत मान का, Im बराबर 2I0 अपन पाई, और यहाँ पे आपका जब पाई की वैल्यू 3.14 रखते हो, हल करते हो इसे, तो यहाँ से आपका मान कितना आता है हल करने के बाद, Im बराबर 0.637 I0, ठीक है। तो इस टाइप से प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान निकाला जाता है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल में आपको ये काम आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आप लोग समझ चुके हो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखो वीडियो भले बड़ा बना हो लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग एक एक चीज समझो, ठीक है, कुछ रटना ना पड़े, इसलिए पूरा मस्त तरीके से आपको समझाया, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आपको प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है ये अच्छे से समझ में होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आई चल रही, ठीक है। और इसके पहले के वीडियो देखना चाहो तो आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके इसके पहले का वीडियो भी देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके रखो। अगर अगला वीडियो आपका जैसे ही आपका आता है, अब हमें पढ़ना है वर्गमान मूलमान, तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपके पास तुरंत आ जाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे सेट कर लो, आपका जो बेल आइकन होती है उसे ऑल पे सेट कर लो, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी चेक करे रखो, डिस्क्रिप्शन पे जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो और कमेंट करके जरूर बताना है सबको कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो नोट कर लो।